मैं हूं सचिन चौरसिया और आज हम स्टॉक मार्केट के फंडामेंटल एनालिसिस में कुछ ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो हमेशा हमारे सामने होते हैं। इन टॉपिक के बारे में अगर आपको सही जानकारी नहीं है तो आप छोटी छोटी गलतियां करते रहते हैं और कभी कभी अपना बहुत बड़ा नुकसान कर बैठते हैं। ऐसा नहीं है कि ये टॉपिक सिर्फ आपके स्टॉक मार्केट में ही काम आएंगे, ये आपके दैनिक जीवन में भी काफी काम आते हैं। आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं उसमें है फिक्स कॉस्ट क्या होता है, वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है, इंटरेस्ट क्या होता है, डेब्ट क्या होता है, एसेट क्या होती है, इक्विटी क्या होता है और लाइबिलिटी क्या होता है। हम इसमें बहुत डीप में नहीं जाएंगे क्योंकि डीप में आपको अकाउंटिंग में काफ़ी डीप में आपको सिखाया जाएगा, लेकिन आपको स्टॉक मार्केट में केवल बेसिक चीज़ें बताता हूँ जो चीज़ें आपको नीड है जिससे आपका काम चल जाए। सबसे पहले बात करते हैं कि फिक्स कास्ट क्या होता है। फिक्स मतलब जो वेरिएबल ना हो, एक जगह उसकी कास्ट फिक्स हो, जैसे कोई मशीनरी हो, लैंड हो, ये सारे हमारे कास्ट किसी भी बिजनेस के लिए फिक्स कास्ट होते हैं। एक बार आप मशीन खरीद लिए, लैंड खरीद लिए तो ऐसा नहीं कि आप बार बार उसको बाई करने वाले हो, तो इसलिए आपके फिक्स कास्ट में काउंटिंग किया जाता है। अब दूसरा आता है हमारा वेरिएबल कास्ट क्या होता है। वेरिएबल कास्ट मतलब जैसे आपका रॉ मटेरियल होगा, जो प्रोडक्ट बनाने के लिए जो भी चीज आप परचेज कर रहे हैं, जैसे रॉ मटेरियल हो गया या एम्प्लॉय को उनकी सैलरी देने के लिए एक्सपेंस जो आता है, ये सारे आपके वेरिएबल कास्ट होते हैं। अब बात करते हैं कि डेब्ट क्या होता है। डेब्ट अर्थात लोन। मान लीजिए कि आप कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो आप उस बिजनेस में 100 रुपये आपका लगा हो और 100 रुपये आपके दोस्त का लगा हो और उस दोस्त के 100 रुपये का आपको इंटरेस्ट चुकाना हो, अर्थात उसका कर चुकाना हो, ब्याज चुकाना हो, तो वो उसका इंटरेस्ट कहलाता है। अब बात करते हैं कि टैक्स क्या होता है। जैसे मान लीजिए कोई आप बिजनेस कर रहे हैं जिसमें 100 रुपये आपका लगा हो और 100 रुपये आपके दोस्त का लगा हो और आपके प्रॉफिट जो भी प्रॉफिट हो रहा है उसका कुछ हिस्सा गवर्नमेंट को देना पड़ता है। गवर्नमेंट की स्टेबिलिटी के लिए, गवर्नमेंट की इकोनॉमी को रन करने के लिए आपको अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा गवर्नमेंट को देना पड़ता है, इसे हम टैक्स कहते हैं। लेकिन वही जो अपने दोस्त से आप 100 रुपये लिए हैं, उस 100 रुपये के बदले कुछ कर चुकाना पड़े दोस्त को, उसे हम इंटरेस्ट कहते हैं अर्थात ब्याज कहते हैं। और दूसरे शब्दों में जो 100 रुपये आप लिए हैं वो आपका लोन होता है। अब बात करते हैं कि डिप्रेसिएशन क्या होता है। जनरली मान लीजिए कि 100 रुपये आप अपने दोस्त से ले रहे हैं कोई बिजनेस रन करने के लिए, जिसमें 100 रुपये आपका लगा हो और 100 रुपये अपने दोस्त से ले रहे हैं, और उस 100 रुपये का आप कोई मशीन लगा लेते हैं अपने बिजनेस में और उस मशीन की लाइफ हो अगर 5 साल, अर्थात आपके 100 रुपये का 5 साल का एक्सपेंस है। लगभग पर ईयर के हिसाब से देखें तो 20 रुपये आपके पर ईयर का एक्सपेंस आ रहा है। इस हिसाब से वो 20-20 रुपये अगर पर ईयर आप देंगे तो 5 साल में आपके दोस्त को चुकता कर देंगे। तो ये जो 20 रुपये आ रहा है ये आपका डिप्रेसिएशन होता है। और एक टर्म और इसमें आता है कि एमोर्टाइजेशन क्या होता है। जनरली इसमें हम किसी की ब्रांड की वैल्यू देते हैं, ब्रांड के पैसा देते हैं, किसी ब्रांडिंग के हिसाब से अगर उसको हम पे कर रहे हैं जिसको हम छू तो नहीं कर सकते लेकिन महसूस कर सकते हैं, ये होता है एमोर्टाइजेशन। अब हम ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं जो फंडामेंटल एनालिसिस करते वक्त हमेशा कंफ्यूजन बना रहता है। उसमें इक्विटी और एसेट दोनों में डिफरेंस क्या है, अक्सर इसमें हम कंफ्यूज रहते हैं और इन कंफ्यूजन के चक्कर में कुछ बहुत बड़ा लॉस कर जाते हैं। जैसे मान लीजिए इक्विटी की बात करते हैं। इक्विटी मतलब आपकी बिजनेस में जो भी आपका लगा हुआ है वो आपका इक्विटी होता है, जो आपका है। जैसे मान लीजिए कोई आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें 100 रुपये आपका लगा हो और 100 रुपये आपके दोस्त का लगा हो और उस दोस्त को 100 रुपये के बदले इंटरेस्ट चुकाना हो अर्थात ब्याज देना हो। इस केस में आपकी इक्विटी केवल 100 रुपये होगी। लेकिन यही अगर दूसरा केस ले लें, जैसे मान लीजिए कोई आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें 100 रुपये तो आपका लगा है, लेकिन 100 रुपये जिसमें 100 रुपये आपका लगा हो और 100 रुपये आपके दोस्त का लगा हो और उस दोस्त को उस रुपए के बदले प्रॉफिट का कुछ हिस्सा देना हो, इसे हम शेयरिंग कहते हैं, शेयर्स कहते हैं। वो आपके बिजनेस का पार्टनर बन गया अर्थात शेयर होल्डर बन गया। तो इस केस में आपकी इक्विटी 100+100 अर्थात 200 यानी कि 200 रुपये हुई, क्योंकि आप उसको अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा देने वाले हैं। एक टर्म हमेशा और हमारे सामने होती है, लाइबिलिटीज क्या होती है। इसको ऐसे देखते हैं कि जैसे मान लीजिए कि आप कोई 100 रुपये में बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो जिसमें 50 रुपये आपका लगा हो और 50 रुपये आपके दोस्त का लगा हो और 50 रुपये अपने दोस्त के बदले उसको इंटरेस्ट या ब्याज चुकाना हो। इस केस में जो अपने दोस्त को इंटरेस्ट या ब्याज चुकाने वाला पैसा है 50 रुपये, वो लाइबिलिटीज है अर्थात उसको बाद में उसको चुकाना पड़ेगा, वो आपका पैसा नहीं है। ऐसे ही अगर हम एसेट की बात करें तो एसेट इक्वल टू होता है जो भी कंपनी में आपका इक्विटी लगा हुआ है, जो आपका पैसा लगा हुआ है और जो आपका दोस्त लोन के तौर पे आपको दिया हुआ है, ये सबका कंबाइन कर दिया जाए तो वो उस कंपनी की, आपके बिजनेस की, या हो सकता है कि खुद का आपके पर्सनल का, वो आपका एसेट होता है। इसमें आपके दोस्त का हो सकता है कि लोन हो, बैंक से आप लोन लिए हो या किसी को बाद में ब्याज चुकाना हो उससे कुछ पैसे लिए हो, तो सबको कंसीडर करके जो बाद में टोटल होता है वो आपका एसेट होता है। जैसे इसको एक एग्जांपल के सारे देखते हैं। जैसे मान लीजिए 20 लाख में कोई आप घर खरीदना चाहते हैं जिसमें 12 लाख रुपए आपके पास हैं और 8 लाख रुपए अपने दोस्त से ले रहे हैं और 20 लाख रुपए में घर खरीद लेते हैं। तो इस केस में 12 लाख रुपए तो आपकी इक्विटी होगी क्योंकि वो आपका अपना है, आपके पास था। लेकिन जो 8 लाख रुपए अपने दोस्त से लेके बिजनेस में घर खरीदने में लगाए हैं वो आपकी लाइबिलिटीज होगी। अर्थात आप कह सकते हैं कि कोई भी लोन, या चाहे वो बैंक से लिए हों या कहीं और से लिए हों, जिसके बदले आपको इंटरेस्ट चुकाना पड़े, वो आपकी लाइबिलिटीज होता है।
और यहीं पे इक्विटी और लाइबिलिटी को ऐड कर दें, जो टोटल 20 लाख रुपए है, 20 लाख का जो घर है वो आपका एसेट है, इसे हम एसेट बोलेंगे। अर्थात आप कह सकते हैं कि इक्विटी आपको ओनरशिप, जनरली इक्विटी आपको ओनरशिप प्रोवाइड कराता है कि आपका कोई इन्वेस्टर अगर पैसा इन्वेस्ट कर रहा है किसी बिजनेस में तो वो इक्विटी में होता है। अर्थात इक्विटी दो तरीके से बढ़ाया जा सकता है, या तो नेट प्रॉफिट को बढ़ा के जो आपकी ओनरशिप में जुड़ती जाती है, या कोई इन्वेस्टर अगर इन्वेस्ट कर रहा है जिसके बदले उसमें प्रॉफिट का कुछ हिस्सा उसे देना हो, जिससे आपकी इक्विटी बढ़ती जाती है। जनरली बिजनेस के फील्ड में इक्विटी को दो तरह से देखा जाता है, एक कॉमन इक्विटी, एक प्रीफर्ड इक्विटी। प्रीफर्ड इक्विटी का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए कि आप किसी दोस्त से पैसे लिए हो, किसी रिलेटिव से पैसे लिए हो और उसको अपने शेयर्स प्रॉफिट आने पे उनको सबसे पहले देना हो, ये होता है आपका प्रीफर्ड इक्विटी। वहीं पे कॉमन इक्विटी को भी दो तरह से देखा जाता है। जैसे कॉमन इक्विटी को भी दो भागों में बांटा गया है, इक्विटी शेयर कैपिटल और एक होता है रिजर्व एंड सरप्लस। इक्विटी शेयर कैपिटल होता है वो आपका इनिशियल कैपिटल होता है, अर्थात किसी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपका अपना खुद का कितना पैसा लगा है। और वहीं पे जो रिजर्व एंड सरप्लस होता है, जैसे मान लीजिए कि बिजनेस ने साल के अंत में 20 रुपए का प्रॉफिट करती है, सारा कुछ देने के बाद, जैसे एम्प्लॉय का पैसा देने के बाद, बिजली का पैसा भरने के बाद, सारा कुछ देने के बाद जो नेट प्रॉफिट बच रहा है उसका अपना खुद का, वो 20 रुपए है, तो वो अपने इनिशियल इक्विटी में ऐड कर देगी। ये इसका रिजर्व एंड सरप्लस है, जो सब कुछ देने के बाद जो उसके पास बच रहा है वो उसको उसमें ऐड कर सकती है, तो इसको हम रिजर्व एंड सरप्लस के नाम से जानते हैं। इसको हम आगे डिटेल में जानेंगे। कहीं कहीं इक्विटी को नेट वर्थ के नाम से भी जानते हैं, तो यहाँ पे घबराने की जरूरत नहीं है। जैसे मान लीजिए आपके पास दो प्रॉपर्टी है, एक की कीमत 10 लाख रुपए है, दूसरे की कीमत 8 लाख रुपए है, तो दोनों को ऐड कर दीजिए तो 18 लाख रुपए आपका टोटल नेट वर्थ हुआ। हम इसको एसेट से कभी इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। जब भी आप स्टॉक मार्केट में कभी फंडामेंटल एनालिसिस करने बैठेंगे किसी कंपनी का, तो वहां पे कोई कंपनी, मान लीजिए कि कोई कंपनी का मार्केट कैपिटल दिखा रहा है 100 रुपए और उस कंपनी ने 50 रुपए का लोन ले रखी है, तो कभी भी किसी भी स्टॉक को पिक करने के लिए मार्केट कैपिटल के हिसाब से स्टॉक को पिक नहीं किया जाता है, क्योंकि एक तरह से आप कह सकते हैं कि जो मार्केट कैपिटल है, जो सामने दिख रहा है, उसका लोन, उसका एक्चुअल वैल्यू, सारों को ऐड करके जो सब कुछ दिखता है उसमें, वो मार्केट कैपिटल होता है, लेकिन वो एक्चुअल वैल्यू नहीं है। तो इसको आप एक तरह से एसेट से कंपेयर कर सकते हैं, वो कंपनी का एसेट है। लेकिन इसमें भी बहुत सारी अंदर की बातें होती हैं, जैसे प्रोडक्ट बनने के बाद जो चीजें बच जाती हैं उसको जनरली एसेट कंसीडर किया जाता है। हालांकि ये हमारे फील्ड की बात नहीं है, ये जो अकाउंट से होते हैं, बीकॉम के फील्ड से होते हैं, फाइनेंस के बारे में जिनको जानकारी होती है ज्यादा, उनके फील्ड की बात है। हमको स्टॉक मार्केट के बेसिक फंडामेंटल में इतना चीजें काफी हैं कि इक्विटी और एसेट में बेसिक डिफरेंस क्या है। चले हम इसको कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ करके देखते हैं। प्रैक्टिकल एग्जांपल करने से पहले कुछ चीजें और हैं जो आपको जान लेनी चाहिए। जैसे मान लीजिए कोई आप बिजनेस कर रहे हैं, तो उस बिजनेस में जो भी प्रॉफिट आता है, तो उस प्रॉफिट का डिवाइड कैसे किया जाता है, उस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कैसे किया जाता है। पहले आप गवर्नमेंट को टैक्स देंगे या पहले इंटरेस्ट चुकाएंगे, कैसे इसका नंबरिंग कैसे किया जाता है, किस हिसाब से आप नेटवर्थ अपना निकालेंगे और रिजर्व एंड सरप्लस निकाल के कैसे इक्विटी को आप बढ़ाएंगे, इस चीजों को कंसीडर करते हैं। सबसे पहले इसमें आपको इंटरेस्ट चुकाना होता है। जैसे मान लीजिए कि आप किसी दोस्त से 100 रुपए लोन लेके अपना बिजनेस कर रहे हैं, तो सबसे पहले उसका 100 रुपए का जो भी इंटरेस्ट आता है उसको सबसे पहले इंटरेस्ट चुकाना होगा। उसके बाद जो भी आपकी प्रॉफिट आ रही है, प्रॉफिट का कुछ हिस्सा गवर्नमेंट को जाता है, तो दूसरे नंबर पे आपको गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ता है, तो उसके बाद गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ेगा। उसके बाद आता है शेयर होल्डर का नंबर, उसके बाद जो भी प्रॉफिट बच रहा है उसमें से शेयर होल्डर को जाता है, और जो आपके पास बच जाए अर्थात रिजर्व एंड सरप्लस, वो आपका अपना होता है। चाहे तो आप इसको इक्विटी में ऐड कर सकते हैं, चाहे तो वो नेट प्रॉफिट है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। कभी कभी कंपनियां इसको डिविडेंड के रूप में अपने शेयर होल्डर में बांट देती हैं, तो इस केस में किसी भी स्टॉक की प्राइस बहुत ज्यादा नहीं बढ़ती, क्योंकि उनके पास जब भी कोई कंपनी डिविडेंड के रूप में अपने प्रॉफिट को बांट देती है, तो उसको ऐसा लगता है कि उस कंपनी में ग्रोथ की बहुत ज्यादा संभावनाएं नहीं है। लेकिन अगर इसको दूसरे तरह से देखें, कभी कभी कंपनियां डिविडेंड न देके उस पैसे को अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने में लगा देती है, तो इस केस में शेयर्स के प्राइस काफी तेजी से बढ़ते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जब भी कंपनियां डिविडेंड नहीं दे रही हैं तो उसमें ग्रोथ की संभावनाएं हैं। इस केस में शेयर्स के प्राइस काफी अच्छे खासे बढ़ते हैं, तेजी से बढ़ते हैं। जैसे अगर एग्जाम्पल देखें हम कोल इंडिया का एग्जाम्पल देखें हम, तो कोल इंडिया एक माइनिंग से रिलेटेड की कंपनी है, जिसमें आप कह सकते हैं कि इस समय उसकी इस इंडस्ट्री में मोनोपोली है, अर्थात एक इकलौती ऐसी कंपनी है, दूसरा उसका कोई कंपटीटर नहीं है। और दूसरी बात इसमें कह सकते हैं कि यहाँ पे उसको ऐसा लगता नहीं है कि वहाँ पे उस कंपनी के पास ग्रोथ की बहुत ज्यादा चांसेस नहीं है, उसका बिजनेस चल रहा है, लेकिन वो अगर एक्सपेंड करना चाहे तो बहुत ज्यादा उसके पास संभावनाएं नहीं है एक्सपेंड करने की। तो इस केस में आप पिछला उसका रिकॉर्ड चेक करेंगे, जब भी एनएससी की वेबसाइट पे जाके चेक कीजिए, या और भी बहुत सारे तरीके हैं, गूगल पे डायरेक्ट सर्च कीजिए कोल इंडिया का, तो उसके शेयर्स के प्राइस में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव या बहुत ज्यादा डिफरेंस पिछले 3-4 सालों में नहीं मिलेगा। लेकिन यही कोई ऐसी कंपनी है जो डिविडेंड कम दे रही है, तो उसमें शेयर्स के प्राइस में काफी वेरिएशन मिलेगा, उसके शेयर्स के प्राइस बहुत तेजी से बढ़ते हैं। चलिए इसको हम कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल करके देखते हैं। जैसे मान लीजिए कोई आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें 100 रुपए आपका लगा हो और 100 रुपए आपके दोस्त का लगा हो, और उस 100 रुपए के बदले उसको इंटरेस्ट चुकाना हो, तो इस केस में वो आपका 100 रुपए लोन कहलाता है अर्थात डेब्ट कहलाता है। इस समय टोटल आपकी बिजनेस की जो कैपिटल हुई वो 200 रुपए, और आपको साल के अंत में टोटल नेट सेल जो होता है
वो 100 रुपीज हो रहा है। और मान लीजिए कि टोटल साल के अंत में जो नेट सेल होता है वो 100 रुपीज होता है। और वेरिएबल कास्ट मान लीजिए जो रॉ मटेरियल का पैसा दे रहे हैं या एम्प्लॉय को जो सैलरी देने में एक्सपेंस जो खर्च हो रहा है वो 20 रुपए है। तो जो आपका प्रॉफिट हो रहा है, जो अर्निंग हो रही है आपको टैक्स देने के पहले, अभी आप टैक्स नहीं दिए हैं, डिप्रिसिएशन या एमोर्टाइजेशन को भी माइनस नहीं किए हैं, इससे पहले जो आपकी अर्निंग हो रही है वो आपको 100 माइनस 20 अर्थात 80 रुपए 80 रुपीज हो रही है। इसको जनरली हम इबिटा के नाम से जानते हैं। इबिटा मतलब अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डिप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन, यानी कि आपका इब्दा जो हुआ वो 80 रुपए हुआ। अब इसमें से हम क्या करते हैं कि डिप्रिसिएशन और एमोर्टाइजेशन को माइनस करते हैं। तो जो 100 रुपये आप दोस्त से लेन लिए थे मान लीजिए, और 100 रुपये में आप मशीन खरीदते हैं और उस मशीन की लाइफ अगर 5 साल हो तो आपको हर साल 20-20 रुपए चुकाना पड़ेगा। तो हम इसमें पहले साल 20 रुपए माइनस कर लें अगर, अर्थात इसमें से लेस कर डिप्रेसिएशन और एमोर्टाइजेशन, तो आपका टोटल जो ईबी आ रहा है अर्थात डी ये लास्ट से माइनस होगा, EBIT मतलब अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स, तो बचा 80 माइनस 20 अर्थात 60 रुपए बचा। अब इसमें से इंटरेस्ट को भी माइनस कर दें हम, मान लीजिए कि 20% आपको इंटरेस्ट देना पड़ रहा हो, तो आपका 60 माइनस 20 बचा 40 रुपए। ये 40 रुपए क्या है कि अभी इसमें आप टैक्स नहीं दिए हैं, मतलब बिफोर टैक्स जो आपका अर्निंग है ये आपका हुआ 40 रुपए। जनरली ये इंडिया की पॉलिसी है, इकोनॉमी की पॉलिसी है कि जब भी आपको 30 लाख के आसपास से ज्यादा का प्रॉफिट होने लगे तो 30% से ज्यादा का टैक्स लगता है। तो इस केस में अगर आप 30% का टैक्स इसमें कंसीडर करते हैं तो 40 रुपए का 30% होता है 12 रुपए, अर्थात आपका 40 माइनस 12 40 माइनस 12 अर्थात 28 रुपए का आपका नेट प्रॉफिट हो रहा है। जो आपका नेट मार्जिन कह सकते हैं, नेट प्रॉफिट कह सकते हैं, वो आपका 28 रुपए का है। अर्थात इसका कंक्लूजन क्या निकलता है, आप 100 रुपए बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए 100 रुपए खुद का लगाए थे जिसे आप इक्विटी कह सकते हैं, और 100 रुपए अपने दोस्त का लगाए थे, अर्थात 200 रुपए में आप बिजनेस स्टार्ट किए थे। तो 200 रुपए तो आपका मार्केट कैपिटल होगा, लेकिन एक्चुअल में आपका तो बिजनेस में 100 रुपए लगा था। तो आप 100 रुपए लगा के 28 रुपए का मुनाफा कमा रहे हैं। तो आप कह सकते हैं कि 100 रुपए के बिजनेस में 28% का प्रॉफिट बिजनेस आपको दे रहा है। चलिए अगले वीडियो में हम सीखेंगे कि क्या लोन लेके किसी भी बिजनेस के प्रॉफिट को बढ़ाया जा सकता है, क्या कोई भी स्टॉक ऐसा पिक करना चाहिए जो काफी हद तक लोन लेके कोई कंपनी अपना बिजनेस कर रही हो, क्या इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज होते हैं। ये सारी चीजों को पूरे कैलकुलेशन के साथ हम एनालिसिस करेंगे कल, और सीखेंगे कि लोन किसी भी कंपनी के लिए कितना हद तक फायदा हो सकता है और कितना हद तक नुकसानदायक हो सकता है। और अभी तक इस वीडियो में आपको कुछ डाउट रहा हो तो कमेंट सेक्शन में बताइए, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।